नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में लास्ट ईयर जो भी मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को एक ट्रिक और आसान तरीके से लगाएंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा गया है कि एक दुकानदार ने लागत मूल्य का 40% अधिक के रूप में जोड़ा और फिर वह बिक्री के लिए चिन्हित मूल्य पर सामान 40% की छूट पर देता है। फिर समग्र लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, यही बताना है। यानी क्वेश्चन उस टाइप का ना, जैसे उसे 40% का लाभ होता है और 40% की हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि उसको बताना। तो मेन फोकस हमारा इस पे होना चाहिए कि उसको 40% यानी अधिक अंकित किया, मतलब 40% का उसको एक बार क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और यहाँ पे 40% की उसने क्या दिए, छूट दिए। तो 40% का लाभ है और 40% की हानि है, तो कुल लाभ और हानि क्या होगा वही हमसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को आपने ज़रूर लगाया होगा। इस क्वेश्चन को लगाने का एक फार्मूला होता है, फार्मूला सबको पता होगा, लेकिन हम कहेंगे कि आप फार्मूले से इसको मत लगाइएगा ना। ये फार्मूला सबको पता होगा ना, जो ये फार्मूला होता है लाभ या हानि प्रतिशत का, ये फार्मूला सबको पता होगा और 90% लोग इसी फार्मूले से लगाते होंगे। तो इस फार्मूले का यूज आप एकदम मत करिएगा ना। आपको 3 तरीका बताते हैं, 3 तरीके में आप जो भी लगाना चाहें उसी तरीके से लगाइएगा। पहला तरीका तो ये था, इस तरीके को आपको अप्लाई नहीं करना है। दूसरा तरीका आपको बताते हैं कि 40% अधिक अंकित करता है और 40% की छूट देता है। तो जब भी सेम यानी अंक हो, जितने का लाभ उतने की हानि, जब भी सेम अंक हो तो जो आंसर आएगा हमेशा हानि में आती है। जो आंसर आता है हमेशा हानि के रूप में आता है। तो मतलब ये 2 ऑप्शन इसके कट जाएंगे, आप इसमें से एक ऑप्शन लगा सकते हैं, ऑप्शन से अगर आपको लगाना हो तब ना। एक तरीका और बताते हैं कि इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे ना। देखिए, 40% अधिक अंकित किया, कितना अधिक अंकित किया है, 40% अधिक अंकित किया है। तो हर वस्तु अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। 40% अधिक अंकित करेगा तो कितना हो जाएगा, 140। फिर उसी वस्तु पे क्या करता है, 40% की छूट देता है, तो वस्तु फिर हम 100% की मानते हैं और 40% की छूट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये चीज़ 60 की हो जाएगी, है ना। यहाँ पर क्या करिए कि 0 से 0 काट लीजिए, 1 0 इसका, 1 0 इसका, 1 0 इसका काटिए और 1 0 क्या करिए, इसका काटिए। यहाँ पे 10 गुणे 10 कितना हो गया, 100। यहाँ पे 14 गुणे 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 छक 84। कितना हो जाएगा, 14 छक 84। तो जो वस्तु पहले 100 की थी वह कितने की हो गई, 84 की हो गई। तो कितनी कम की होगी ये देखना है। तो कितने की कम हो गई, 16% क्या हो गई, कम हो गई। तो 16% की हानि, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब बताते हैं आपको एक अलग तरीका जिससे आप बिना कॉपी पेन के भी इसको लगा सकते थे। वो तरीका क्या, उस तरीका को देखिएगा। इसका आंसर एकदम सही है, 16% की हानि ही होगी, लेकिन इसको आपको बिना कॉपी पेन के लगाना हो तो आप कैसे लगाएंगे, तो देखिएगा। जब भी सेम अंक दिया हो, जितने की छूट उतने का लाभ, है ना, तब आप कुछ मत करिएगा। जैसे 40 यहाँ है और 40 यहाँ, तो 40 का आप वर्ग करिए। 40 का अगर वर्ग करेंगे, 40 गुणे 40 तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, यानी कितना आ जाएगा, 1600। तो जितना भी गुणा करने पे यानी वर्ग करने पे आएगा, बस 2 अंक पे क्या लगा दीजिए, दशमलव। 2 अंक पे क्या लगा दीजिए, दशमलव। तो क्या बच गया, 16। लेकिन आंसर हमेशा हानि में ही आएगा, इस चीज को नोट करिएगा ना। तो इसका आंसर कितना हो गया, 16% की हानि, तब भी आ गया, है ना। तो आपको याद क्या करना है कि दोनों अंक क्या होने चाहिए, दोनों जगह सेम होने चाहिए। बस उसका क्या निकाल देना, वर्ग निकाल देना, और हानि में उसका क्या बता देना, आंसर 2 अंक पे दशमलव लगा के। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। ये सेम प्रश्न है, इसको आप खुद करिए, है ना, बिना कॉपी पेन के आप खुद करिए ना। इसका आंसर कितना होगा, जैसे 15% का क्या है, यहाँ पूरा क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति एक घड़ी और एक कैलकुलेटर समान मूल्य पर बेचता है, उसे घड़ी पर 15% का लाभ होता है, जबकि कैलकुलेटर पे 15% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो यहाँ पे देखिए, जो अंक है वो सेम है, 15%, 15%। यहाँ पे लाभ है और यहाँ पे क्या है, हानि है।
तो इसको आप कैसे लगाएंगे, जब दोनों अंक समान हो तो कुछ मत करिए, 15 का वर्ग करिए, 15 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, और 2 अंक पे क्या लगा दीजिए दशमलव, 2 अंक पे अगर दशमलव लगाएंगे तो 2.25 हानि, यानी लाभ वाला तो पहले ही हटा सकते हैं, लाभ वाला इसका आंसर हो ही नहीं सकता, जब भी आंसर आएगा हानि में ही आएगा, तो 2.25 हो जाएगा, अगर आप फार्मूले से लगाएंगे तब भी इतना ही आएगा, है ना। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि यदि सूची मूल्य पर 10% की छूट देने पर किसी वस्तु का बिक्री मूल्य 36 प्राप्त होता है, तो सूची मूल्य पर 20% की छूट देने पर विक्रय मूल्य कितना होगा, यही बताना है। तो सूची मूल्य अब दिया तो है नहीं कितना था, लेकिन उस पे क्या किया है 10% की छूट दिया है ना। तो जब हमें वस्तु का दाम कुछ पता नहीं होता तो हमेशा हम कितना मानते हैं अपने आप में, वो 100% मानते हैं, कितना मान लेते हैं कि वो वस्तु कितने की थी 100% की थी। अब उसी पे कह रहा है कि 10% की छूट, अगर आप 10% की छूट देंगे तो ये कितनी की हो जाएगी 90% की हो जाएगी, कितनी की हो जाएगी 90% की हो जाएगी। लेकिन 10% की छूट देने पर वस्तु का जो विक्रय मूल्य वो कितना प्राप्त होता है 36 प्राप्त होता है, यानी जो ये 36 है वो 90% के बराबर है, किसके बराबर है इस 36 यानी जो है इस 90% के क्या है बराबर हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि 10% की छूट देने पर उसका मूल्य कितना हो गया 36 हो गया, तो 10% की छूट देने पर यह 90% हो गया, तो हम कह सकते हैं ना कि 90% बराबर 36 हो गया। तो लेकिन हमको 90% नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या मूल्य पर 20% की छूट दी जाए तब विक्रय मूल्य क्या होगा। 20% की आप छूट देंगे तो वस्तु कितने की हो जाएगी 80% की हो जाएगी, कितनी की हो जाएगी 80% की हो जाएगी, यानी हमसे वो 80% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। जब आप 80% की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 36 है यहीं पर लिखा जाता है, 36 जहाँ है वहीं पर लिखा जाता है, यह चीज़ है जो बटे में आ जाती है 90 और गुणे में क्या आ जाएगा 80। इस चीज़ को आप काट लीजिए, जैसे 0 से 0 को काट लीजिए, 9 चौके 36, 9 चौके क्या हो जाएगा 36, तो 8 चौके 32। और इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे, डायरेक्ट आप कैसे लगा सकते थे देखिएगा, उसने जब 10% की छूट दी थी, ध्यान से देखिएगा, जब उसने 10% की छूट दी थी तब वस्तु कितने की मिली थी 36 रुपए की मिली थी, तब वस्तु कितने की मिली थी 36 रुपए की। लेकिन इस बार जो छूट है और ज़्यादा है, इस बार छूट क्या है और ज़्यादा है, तो इसका जो भी दाम होगा मतलब जो भी आंसर होगा वो 36 से क्या होगा कम होगा, 36 से क्या होगा कम होगा। तो सी वाला ऑप्शन तो 36 ही दे दिया, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। ये 60 ज़्यादा दे दिया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, या 50 ये भी ज़्यादा हो गया। तो यानी बिना लगाए, यानी सिर्फ देख के भी इसका आंसर हम बता सकते हैं। तो आंसर कितना हो गया इसका 32 हो गया, और लगाने पे भी कितना आया था 32 से ही आया था। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि जब कोई वस्तु 117 रुपये में बेची जाती है तो उस पर 10% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यही बताना है ना। जब कोई वस्तु 117 रुपये में बेची जाती है तो उस पर होता क्या है कि 10% की हानि हो जाती है, उस पर क्या होता है 10% की हानि हो जाती है। कह रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यही बताना है ना। तो वस्तु बेची कितने में गई है 117 में, कितने में बेची गई है 117 में, लेकिन जब 117 में बेची गई है ना तो उससे 10% की क्या हो गई है हानि हो गई है। हर चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है, 10% की हानि मतलब क्या हो गया 90%, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि वो वस्तु कितने की हो गई थी 90% की हो गई थी। कब, जब 10% की छूट दी गई और 117 में बेचा गया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 90% की जो वैल्यू है वह 117 के बराबर है। तो हमसे पूछ क्या रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य यानी प्रारंभिक मूल्य। तो जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में हमेशा कितना होता है 100% होता है, यानी वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है 100% की वैल्यू पूछना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि 90% बराबर हमने कितना निकाला है, 90% बराबर हमने कितना निकाला है 117 निकाला, और हमसे पूछना क्या चाह रहा है 100% की वैल्यू। जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो जो 117 यहीं पर लिखते हैं, और यह जो 90 वो कहाँ आ जाता है बटे में, और गुणे कितना लिखेंगे 100 लिख देंगे। तो 0 से 0 क्या करिए यहीं पर
काट लीजिए। 9 से अगर 117 को काटेंगे तो 13 9 117 यानी 13 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक जीरो बढ़ा लीजिए यानी कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। यानी सी वाला जो ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा, है ना। सी वाला ऑप्शन जो है इसका एकदम 130 सही हो जाएगा, है ना। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि एक लेख 144 रुपए में बेचा गया, यदि लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से लागत मूल्य के बराबर था तो लेख की लागत का पता लगाइए, है ना। वह साफ साफ कहना चाह रहा है कि जब वस्तु को 144 रुपए में बेचा गया तो जो उस पे लाभ हुआ है ना, तो वह जितने की वस्तु थी उतने प्रतिशत का उस पे क्या हुआ है, लाभ हुआ। ध्यान से समझिएगा, यदि वह कह रहा है कि यदि वस्तु 50 रुपए की है तो उस पे 50% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। यदि वस्तु 60 रुपए की है तो उस पे 60% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। यदि वस्तु 100 रुपए की है तो उस पे क्या हुआ है, 100% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। साफ साफ वही कहना चाह रहा है। तो इसको हम बड़े आराम से ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आप उठाइएगा, पहला ऑप्शन क्या है, 80। यदि वस्तु 80 की है तो उस पे 80% का क्या दिखाना होगा, लाभ दिखाना होगा, है ना। तो हम मान लेते हैं कि वस्तु कितने की है, 80 की है। वस्तु कितने की है, 80 के। जब आप वस्तु मानेंगे कि 80 की है तो इस पे 80% का लाभ भी दिखाना होगा, है ना। क्योंकि उसने साफ साफ कहा यदि लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से लागत मूल्य के बराबर था। तो अगर 80% का लाभ दिखाएंगे तो आपको पता होगा लाभ जो होता है 100 में जोड़ कर दिखाते हैं और जो हानि होती है वह 100 में घटा के दिखाते हैं। तो लाभ है तो 100 में जोड़ कर दिखाइए, यानी कितना हो जाएगा, 180। कितना हो जाएगा, 180%। निकाल रहे हैं तो गुणे क्या कर लीजिए, 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो को क्या करिए, यहाँ पर काट दीजिए। 18 8 कितना हो जाएगा, 144। और वस्तु कितने में बिकी थी, 144 में, और 144 मिल गया। यानी वो वस्तु कितने की थी, 80 रुपए की थी, जिसपे 80% का लाभ था। अब देखिए एक दूसरा तरीका, है ना। उस तरीके से भी बिना कॉपी पेन के हम इसको हल कर सकते थे ना। तो जब भी ऐसे दे कि जितने में बेचा गया यानी जितने का लाभ हुआ है उतने यानी लागत मूल्य के बराबर क्या हुआ उसका लाभ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कुछ मत करिएगा। जो 144 दिया है ना उसको ऐसे दो भागों में तोड़िएगा, यानी उनका गुणनफल करिएगा कि उनके बीच का जो अंतर हो 10 हो। जैसे 18 8 कितना हो गया, 144। और देखिए इनके बीच का अंतर कितना है, 10। तो इसी प्रकार हमें तोड़ना है कि उनके बीच का अंतर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो हमने तोड़ लिया ना, 18 8 144। और देखें यहाँ पे लाभ प्रतिशत है, क्या है, लाभ प्रतिशत है। तो जब लाभ प्रतिशत होगा तो अब छोटे वाले अंक में क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। छोटे वाले अंक में क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तब भी कितना आ जाएगा, 80। तो आपको क्या करना है डायरेक्ट के लिए कि जो 144 यानी जितना भी लिखा है उसका ऐसा फैक्टर करना है कि उनके बीच का अंतर हमेशा कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब छोटे वाले अंक में क्या लगा दीजिए, जीरो लगा दीजिए। वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या तो आप ऑप्शन से भी लगा सकते थे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 54 और 81 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो अब बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ी संख्या यानी हमसे क्या पूछना चाह रहा है, म से पूछना चाहिए। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाए ना तो आप समझ जाइएगा कि आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वह म से पूछना चाह रहा है। तो उसने साफ साफ कहा वह बड़ी से संख्या ज्ञात, यानी म से ज्ञात करना है किसका, 54 और 81 का म से। तो अब 54 और 81 का यदि आपको म से निकालना है तो आपके पास ये तरीका है, आप 54 और 81 को ऐसे लिखिए और अभाज्य संख्याओं से काटना स्टार्ट करिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप यह तरीका मत लगाइएगा ना, यह तरीका आप क्या करिएगा, मत लगाइएगा। आपको एक फास्ट तरीका बताते हैं, वो फास्ट तरीका क्या है। जैसे 81 और 54 का निकालना है ना, तो आप कुछ मत करिएगा, इनके बीच का अंतर निकाल लीजिए। इनके बीच का अगर आप अंतर निकालेंगे तो 81 लिखिए और कितना लिखिए, 54। यहाँ पे घटेगा नहीं तो हासिल लीजिए, 11 11 में से 4 गया, कितना आ गया, 7। और यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 5 गया 2, कितना आ गया, 27। बस ध्यान दीजिएगा जो अंतर किया गया है ना, तो जो संख्या है ये बस चेक कर लीजिए क्या वो दोनों अंकों को काट रहा है। तो 27 जो है 54 को भी काटता है और 27 जो है 81 को भी काटता है। तो यही हमारे लिए क्या हो गया, म स हो जाएगा।
कोई भी संख्या म से निकालना आप इसी तरीके से निकालिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 एकदम सही हो जाएगा। आपको पता होगा कि जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई है उसमें मैथ है जो 35 नंबर, रीजनिंग भी कितनी आती है 35 नंबर, और जीएस कितना आता है आपका 50 नंबर, टोटल 120 नंबर आते हैं, जो जिसमें 90 मिनट ही टाइम दी जाती है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलती है। तो यानी आपको जो क्वेश्चन लगाने हैं ना, तो उसमें टाइम तो आपको देनी ही नहीं है, यानी पढ़ते पढ़ते आपका क्वेश्चन आ जाना चाहिए। तो कुछ उसी तरीके से आपको सिखाया जा रहा है कि आप डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन को हल करना सीख जाएं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि 40 व्यक्ति एक पुल की मरम्मत 12 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और जुड़ जाएं तो पुल की मरम्मत कितने दिनों में हो सकती है। 40 व्यक्ति जब रहते थे तो पुल की जो मरम्मत है वो 12 दिन में हो जाती थी, लेकिन कह रहा है कि यदि 8 व्यक्ति और जुड़ जाएं, यदि 8 व्यक्ति और आ जाएं तो पुल की मरम्मत कितने दिनों में हो सकती है, यही बताना है ना। तो देखिएगा जब 40 व्यक्ति हुआ करते थे, कितने व्यक्ति 40 व्यक्ति हुआ करते थे, तो काम कितने दिन में होता था 12 दिन में। अब काम वही करना है, काम वही करना है, मतलब बराबर काम है, काम वही करना है, लेकिन व्यक्ति कितने हैं 8 व्यक्ति और आ गए। तो 40 पहले हुआ करते थे, 8 और आ गए, तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे 48 व्यक्ति हो जाएंगे। लेकिन आप कितने दिन में करेंगे ये हमसे पूछ रहा है, तो कितने दिन में करेंगे हमको पता नहीं, तो हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। अब देखिएगा बीच में बराबर लगा है, तो इस पार और उस पार जो भी चीजें कटते हैं उनको हम क्या करते हैं, काट लेते हैं। तो काटिएगा 12 चौक को कितना हो जाएगा 48। इस 4 से इस 40 को काटेंगे तो 4 दहा में कितना हो जाएगा 40। तो यक्स बराबर कितना आ गया 10 आ गया, यानी वो 10 दिन में काम को कर सकते हैं। तो यानी इसका डी वाला ऑप्शन जो है एकदम सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में यही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आशा करेंगे कि कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।